जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ जो इस वक़्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सूरत-ए-हाल है। ख़ास तौर पर अब जो नए हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनके टेन्योर के दौरान आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि इनसे पहले कौन थे? जस्टिस गुलज़ार कराची से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे पहले जस्टिस साकिब निसार थे। सो साकिब निसार और जस्टिस गुलज़ार के बारे में तो मुइज़ जाफ़री एक बड़े मारूफ़ एंकर हैं, उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल खुले अल्फाज़ में जो है वो उनके अदवार की कहानी बयान की है कि एक्चुअली हो क्या रहा था। अ, अंदाज़ा ये होता है कि हमारी जो आला अदलिया है, एक तो उसके जजेस ख़ास तौर पर इफ्तिख़ार चौधरी के बाद एक तो पर्सनल प्रोजेक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गए हैं। दूसरा ये कि जो उनके पस पर्दा मुहर्रिकात हैं, ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर जब एक्ट करने की बारी आए, तो वो फिर सिलसिला रोज़-बरोज़ तेज़ होता जा रहा है। तो अब क्योंकि मुख्तसर वक़्त है इसलिए मैं आज की वीडियो सिर्फ़ उमर अताब बंदियाल पर फ़ोकस रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये कौन है? इनके वालिद थे फ़तेह ख़ान बंदियाल और वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे, बड़े सीनियर ओहदे तक पहुँचे। वो कौमी असेंबली के सेक्रेटरी रहे, वज़ारत दाख़िला के सेक्रेटरी रहे और कम्युनिकेशन के और इसी तरह दूसरे जो वफ़ाकी महकमे हैं, उनके वो सेक्रेटरी रहे। वहाँ से वो रिटायर हुए तो 1993 में जो मुईन कुरैशी की कैबिनेट बनी थी, उस कैबिनेट में वो दाखिला के वज़ीर भी बनाए गए थे उस केयरटेकर कैबिनेट में। और हम सब जानते हैं कि केयरटेकर कैबिनेट्स में जो वज़ीर बनते हैं, उनके डांडे कहीं न कहीं जो है वो मिलते हैं और उस क्लीयरेंस के बाद ही फिर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है इस किस्म के स्लॉट्स के लिए। मोइन कुरैशी तो वैसे भी बाहर से आए थे, वो पाकिस्तान में किसी को जानते नहीं थे, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो नाम कहाँ से आए होंगे कि ये आपकी कैबिनेट होगी। अब आ जाते हैं उमर अता बंदियाल की तरफ। पढ़े-लिखे आदमी हैं, बाहर से कानून की तालीम इन्होंने हासिल की है। लेकिन इनका जो करियर है ख़ास तौर पर हालिया तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट में अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएँ, तो ये अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इन्होंने फ़ैसले दिए हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नज़र आते हैं। सो थोड़ी-सी उनकी तफ़सील मैं आपके सामने पेश करता हूँ और यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि ये जो तफ़सीलात मैं इन केसेस के हवाले से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये रीमा उमर ने ट्विटर पर शेयर की थी, तो मैंने वहाँ से मुस्तार ली हैं। ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, इसमें जो उनका क्रेडिट है, ये उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं ये। मसलन अगर आप देखें 2015 में जो 21वीं आईनी तरमीम थी, उसमें उमर अता बंदियाल साहब ने ये फैसला दिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, वो बनाना बिल्कुल जायज़ है और जो टेररिज़्म के चार्जेस पर सिविलियंस को यानी आम शहरियों को ट्राई करना मिलिट्री कोर्ट्स में बिल्कुल जायज़ है टेररिज़्म चार्जेस के अंदर और इससे कोई जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, कोई आम आदमी के हकूक पामाल नहीं होते। हालाँकि इवन अमेरिका के अंदर अभी तक ये डिबेट है कि ये जो गुआंटानामो जेल बनाई गई है और वहाँ पर जो ट्रायल मिलिट्री कमीशन के किए जाते हैं, वो इंसानी हकूक को पामाल करते हैं और इसीलिए अमेरिका ने अपनी सरज़मीन पर इस तरह की जेल नहीं बनाई क्योंकि अमेरिकी कवानीन जो हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते। फिर
یہ بھی انہوں نے اس فیصلے میں لکھا کہ یہ حکومتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کسی بین الاقوامی قانون کی اس میں پامالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اچھا، پھر اسی کیس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون بنانا یا آئین کی جو ترامیم کرنا وہ حکومت کا کام پارلیمنٹ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اختیار اس حوالے سے محدود ہے۔ یعنی جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ قانون بنا سکتے ہیں، وہ آئین بنا سکتے ہیں، اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ ایک طرح سے اس کو نگیٹ کیا جسٹس عمر عطا بندیال نے اس فیصلے میں دیگر ججوں کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر انہوں نے وہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن والا کیس تھا نواز شریف کا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل کر دیا جاتا ہے کسی کو، تو وہ نااہلی عمر بھر کے لیے ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ جو اسلام کی روح ہے اس کے ساتھ ہے، آرٹیکل 62 اور 63 کا۔ اس لیے یہ آئین میں جو ہے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حالانکہ قانون کے اندر جو تعمر نااہلی والی چیز ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 میں اس طرح نہیں لکھی ہوئی آئین کے اندر۔ ایون اگر آپ قانون کو دیکھیں تو ایون عمر قید کے جو ملزمان ہیں، جب وہ اپنی قید کاٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں عام شہری کے طور پر اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے جو سیکشن 203 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ 62 اور 63 کے تحت جس شخص کو نااہل کر دیا جائے اس کو پارٹی کا سربراہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، حالانکہ قانون میں اس وقت ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ پھر انہوں نے جو جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں آپ سب نے دیکھا کہ کیسے ان کا ایک نمایاں کردار رہا، اور وہ بار بار نظر آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں کھڑے ہیں، وہ حکومت کے کیمپ میں کھڑے ہیں، جہاں وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور کیوں ہٹانا چاہتے ہیں اس پر میں آتا ہوں ابھی۔ آ، آ، انہوں نے جب سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو تو ختم کر دیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، لیکن اسی فیصلے میں انہوں نے ایف بی آر کو یہ ہدایت کی کہ آپ ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کی چھان بین کریں۔ حالانکہ اب جو ریویو پٹیشن آئی ہے اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے اس فیصلے میں کہ وہ جو حکم دیا گیا تھا وہ ماورائے قانون تھا۔ پھر اسی طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال ان 4 ججز میں بھی شامل تھے جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا کہ ریویو پٹیشن جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس کو ٹرائل کے لیے، اس کو ریویو کے لیے تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ آ، پھر اسی طرح سے وہ اس 2 ممبر بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے خورشید شاہ کو بیل دی اور نیب کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر سکے، اور ان کو جیل میں رکھنے کے لیے کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ لیکن اسی طرح کا جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس اگر نیب کسی اور کیس میں پیش نہیں کر سکی، تو وہاں پر اس قسم کے جو پینڈنگ کیسز ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی حکم سامنے نہیں آیا عدالت کی طرف سے یا جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے۔ پھر جو سو موٹو کا جو اختیار ہے، جو 5 ممبر بینچ بنا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں بھی جسٹس بندیال نے یہ فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر سو موٹو لے سکتے ہیں۔ پھر وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین
डिक्लेयर किया था कि उनके जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स है उसमें कोई ऐसी बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। फिर इसी तरह से उन्होंने जो वज़ीर नवाज़ शरीफ के दौर में जो केस था कि वज़ीर-ए-आज़म को डेवलपमेंट फंड्स तक़सीम नहीं करने चाहिए, उस केस में भी उनके खिलाफ फैसला दिया था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी उस फैसले में लिखा गया था कि जस्टिस फैज़ ईसा को वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक केसेस जो हैं, उनकी समाअत नहीं करनी चाहिए। फिर बलूचिस्तान में जब डीएचए क्वेटा के खिलाफ एक केस था, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि डीएचए क्वेटा पर काम रोक दिया जाए, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होते हुए उस फैसले को ओवरराइड किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, डीएचए क्वेटा जो है वो ना सिर्फ ज़मीन एक्वायर कर सकती है, बल्कि इस हवाले से जो आईनी एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी बालाए-ताक रखा उन्होंने अपने इस फैसले में। सो ये अंदाज़ा लगाना इस तारीख़ से कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने वालिद की तरह जो सरकारी मुलाज़मत में रहे और एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में रहे, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में रहे हैं प्राइमरीली, और ख़ास तौर पर अब अगले तकरीबन 1.5 साल से कुछ ज़्यादा जो वो इस ओहदे पर रहेंगे 17 सितंबर 2023 तक, अ, तो कितने ज़्यादा इस किस्म के मामलात जो हैं वो अदालत में आएँगे और वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हक में फैसले देते हुए आपको नज़र आएँगे। इस सबसे बड़ा मामला जो इस दौर में होने जा रहा है, इस साल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 नए जजों की तैनाती होनी है। सो जिस तरह से जस्टिस आयशा मलिक के केस में हुआ कि बार के जो एहतजाज था या जो सीनियरिटी का असूल था, उसको बालाए ताक रखकर जस्टिस आयशा मलिक को एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको नज़र आएगा कि अगले जज जब तैनात होंगे, तो उनमें भी इस किस्म के मामलात होंगे, क्योंकि हुकूमत पस पर्दा ये कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोज़िशन को इस तरह से चेंज किया जाए कि उसको अपने हक में इस्तेमाल किया जा सके। फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है इस वक़्त हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सीनियर मोस्ट जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 17 सितंबर 2023 को जब ये रिटायर होंगे, तो ऑटोमैटिकली वो नेक्स्ट इन लाइन होंगे चीफ जस्टिस बनने के लिए। और 18 सितंबर 2023 को अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनते हैं, तो तब तक नए इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हुए होंगे। इसलिए इम्कान इस बात का है कि क्योंकि अगर आप तारीखों का अंदाज़ा लगाएँ ना कि अ, 18 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म का के ओहदे का हलफ़ उठाया था इमरान खान साहब ने। सो अगर अगस्त 2023 में जाकर हुकूमत का टाइम ख़त्म होता है और उसके 60 दिन के बाद उनको इलेक्शन करवाने होते हैं, तो बात तकरीबन अक्टूबर तक पहुँच जाएगी, और उस वक़्त अगर कोई बेज़ाब्तगियाँ होती हैं और उस हवाले से मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और ये सबसे बड़ा खतरा है एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब को कि शायद जो खेल 2018 में खेला गया जस्टिस साकिब निसार के चीफ जस्टिस होते हुए, और वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड थे, वो शायद काज़ी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए ना खेला जा सके। इसलिए इम्कान इस बात का भी है कि शायद उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाएँ 2-3 महीने पहले, ताकि इलेक्शन के वक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हों और उनसे उस किस्म के फैसले लेना आसान हो जो व्हाट्सएप या
दरपर्दा मुलाकातों के नतीजे में आते हैं। तो मैं ये सूरत-ए-हाल बस आपके सामने पेश करना चाहता था। ये जो 1.5 साल है, ये इस हवाले से खासा इंटरेस्टिंग होगा। हमारे वो दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और इन मामलात को जानते हैं, वो बड़ी देर से खबरदार कर रहे हैं कि उमर अता बंदयाल का जो दौर है, वो शायद ऐसा होगा कि लोग साकिब निसार को और जस्टिस गुलज़ार को भूल जाएँगे। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तानी अदलिया की साख के लिए भी अच्छा नहीं होगा और मुल्क के लिए अमूमी तौर पर भी इसके नताइज कोई अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस वक़्त अनरेस्ट जो है अवाम में वो बहुत ज़्यादा है। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।